हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 31 अक्टूबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग that in case you find this video helpful, you can let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. और अगर आपने मेरी विजन IAS की एक्सप्लेनेशन वीडियोस नहीं देखी है तो मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी। आप जाकर एक बार कंटेंट को खुद पढ़िए और उसको वीडियो के कंटेंट और एक्सप्लेनेशन से कंपेयर कीजिए। अगर आपको किसी भी तरह से वो हेल्पफुल लगती है देन स्टिक टू इट, ओके। एंड यू कैन ऑल्सो लेट मी नो कि क्या आपको सच में ये इनिशिएटिव हेल्प कर रहा है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद एनालिसिस वीडियो। वन वेब सैटेलाइट्स विल एनहांस रूरल कनेक्टिविटी, मोदी। तो देखिए फाइनली अब मन की बात में कुछ कुछ इंटरेस्टिंग बातें आती हैं, कुछ कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स आपके लिए मिलते हैं जो आप हमेशा अपने हर एक पेपर में मेंशन कर सकते हैं। उसी तरह से इस पर्टिकुलर आर्टिकल में से भी हमें कुछ एग्जाम्पल्स मिलते हैं, मैं आपको बताऊंगी क्या। ओके, तो इससे पहले कि हम डिस्कस करें, हम एक कर्सरी रीडिंग दे देते हैं कि क्या लिखा है यहाँ पे। तो देखिए अभी आपको पता है वन वेब सैटेलाइट लॉन्च हुआ है जिसमें बेसिकली हमारा जो GSLV Mark 3, जिसको अब बोला जा रहा है लॉन्च व्हीकल Mark 3 LVM3, जिसका पहला नाम GSLV था, अब उसे LVM3 बोला जा रहा है। तो ये सबसे हेवीएस्ट रॉकेट था, आपको पता है। उसका एक कमर्शियल मार्केट में एंट्री हमने देख ली है क्योंकि एक कमर्शियल डील के लिए ही जो हमने यूके के साथ बेसिकली साइन की थी, उस कमर्शियल डील के हिसाब से ही हमने 36 वन वेब सैटेलाइट्स को अपनी उसकी रिस्पेक्टिव ऑर्बिट में प्लेस कर दिया है सक्सेसफुली। तो ये डेफिनेटली एक मेजर फीट है। मिस्टर मोदी ने भी यही कहा है अपनी स्पीच में, अपने एड्रेस में, और ये इन्होंने बोला है कि डेफिनेटली हमें एक जिस तरह की डिजिटल कनेक्टिविटी हमारी कंट्री को, हमारी कंट्री की रिमोट लोकेशंस को जिनके साथ कनेक्ट होना आज भी कहीं हद तक डिफिकल्ट है, उसको स्ट्रेंथन और इजी करने में हेल्प करेगा। और क्या क्या कहा है इन्होंने यहाँ पे, stating that today's youth has been exhibiting immense problem solving skills। देखिए इन्होंने भी किस तरह से हमारे कंट्री का जो टैलेंट है, किस तरह से जो डेमोग्राफिक डिविडेंड आप पढ़ते हैं, जो 15 to 59 के एज ग्रुप के लोग हैं, जो हमारा इस समय पोटेंशियल कंट्री का वही लोग हैं, किस तरह से आजकल का यूथ इतना टैलेंटेड और स्किल्ड है कि अक्टूबर 14 से 15 के बीच में सारे IITs दे केम टुगेदर टू शोकेस देयर इनोवेशंस एंड प्रोजेक्ट्स। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस एग्जाम्पल की मैं बात कर रही हूँ जो हमें इस आर्टिकल से लेना है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। उसमें कुछ एडिशनल बातें मैं आपको और कनेक्ट करके बताऊंगी, वो कैसे एक एडिटोरियल जो हमने बहुत रिसेंटली डिस्कस किया था उससे भी लिंक्ड है। ओके, तो इन्होंने बोला है IITs दे केम टुगेदर टू शोकेस देयर इनोवेशंस एंड प्रोजेक्ट्स, ओवर 75 बेस्ट प्रोजेक्ट्स ऑन थीम्स। देखिए क्यों 75 नंबर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों 75 डिस्ट्रिक्ट्स चूज किए जा रहे हैं जहाँ पे 75 पॉन्ड्स इनोग्रेट किए जा रहे हैं, क्यों 75 सैटेलाइट लॉन्च की गई जिसे आजादी सैटेलाइट बोला, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट गर्ल्स ने बनाई थी। ठीक है, 75 इज द नंबर क्योंकि हम आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसीलिए इन्होंने भी 75 बेस्ट प्रोजेक्ट्स एग्जिबिट किए बहुत तरह तरह की थीम्स पे, हेल्थ केयर पे, एग्रीकल्चर पे, रोबोटिक्स, 5G कम्युनिकेशंस पे। तो ये सब कुछ उन्होंने बताया, लेकिन जो हम जिस तरह का एग्जाम्पल हमें मेंशन करना है, नोट करके रखना है, वो ये है। ओके, अ टीम ऑफ ट्राइबल वुमेन इन अनाईकट्टी Coimbatore had crafted 10,000 eco-friendly terracotta tea cups for export. That is also good. ये इंपॉर्टेंट है कि अब त्रिपुरा में क्या हुआ है, बहुत सारे विलेजेस को अब एक्सटेंड करके, असेंड करके बायो विलेज लेवल 2 तक ला दिया गया है। तो देखिए इन्होंने इसको काफी ज्यादा प्रेज किया है। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, अभी रिसेंटली हमने एक एडिटोरियल डिस्कस किया था जिसमें मैंने आपसे बोला था अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो इन्वायरमेंट बर्डन है या इन्वायरमेंट को सस्टेनेबली संभालना, उसमें रहना, ना ही सिर्फ सरकार यानी कि नेशनल गवर्नमेंट्स का ही इंपेरेटिव नहीं है, बल्कि हर एक इंसान का है, हर एक इंडिविजुअल का इंपेरेटिव है, हर एक इंडिविजुअल की कोई ड्यूटी बनती है। तो उसके लिए हमने डिस्कस किया था कैसे मिस्टर मोदी द्वारा लॉन्च किया गया जो एक इनिशिएटिव है, लाइफ इनिशिएटिव, लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, वो किस तरह से जो 2022 से 2027 तक रन करेगा, वो किस तरह का किस तरह से इसका एपिटमी है। तो लाइफ के बारे में जब आप लिख रहे हैं साथ में आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो त्रिपुरा फाइनली हमारे भारत की पहली स्टेट बन गई है जहां
वहां का एक आपको विलेज पता होगा, 10-12 विलेज, उसको बेसिकली कन्वर्ट कर दिया गया है एक नेचर बेस्ड लाइफस्टाइल एंड लाइवलीहुड के फॉर्म में। देखिए, अगर आपको मैंने यहाँ पे बोला है बायो विलेज 2.0, तो मतलब 1.0 भी कुछ होगा, है ना। तो बायो विलेज, जो भी अगर कोई विलेज सस्टेनेबली रहता है, तो 1.0 तब था जब वहां पे जितने भी फार्मर्स हैं वो सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज ना करें। अब ये एक लेवल और ऊपर चले गए हैं, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग तो करते ही हैं यहाँ के फार्मर्स या फिशरमैन, जितने भी इन्वॉल्व है, वो साथ ही साथ में रिन्यूएबल एनर्जी को भी अपने डे टू डे लाइफ में इन्होंने यूज करना शुरू कर दिया है अपने फार्म्स पे। ठीक है, त्रिपुरा सरकार का बेसिकली जो टारगेट है वो 100 बायो विलेजेस बनाने का है। 10 तो इसमें से बायो विलेजेस कन्वर्ट हो गए हैं, ऑलरेडी बन चुके हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें जो फार्म्स हैं वहां पे सोलर पावर्ड एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स होनी चाहिए, हो गई हैं, बायोगैस यूज करना, बायो फर्टिलाइजर्स यूज करना और एनर्जी सेविंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज करना लोकल लेवल पे। तो इस तरह से सोलर वाटर पंप्स यूज करना, बायोमास कुकिंग स्टोव्स यूज करना, इस तरह से आप जो आपका लाइवलीहुड है, डे टू डे लाइफस्टाइल है, वो कैसे अब ना ही सिर्फ सरकार का इंपेरेटिव रह गया है, बल्कि ये पूरा विलेज अब हमेशा के लिए जनरेशंस की आने वाली है और अपलिफ्ट करते रहेंगे। 3.0 4.0 कंप्लीटली हम लोग सस्टेनेबल लाइवलीहुड की तरफ ट्रांसफॉर्म कर जाएंगे। ये उसका एक एग्जाम्पल है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू अनदर आर्टिकल। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है कि डॉल्फिन्स रिटर्न टू द गंगा इन यूपी। अब देखिए, इससे भी कुछ इंपॉर्टेंट है जो मुझे आपको बताना है। वैसे तो अगर आप थोड़ा सा भी इन्वायरमेंट के कॉन्सेप्ट्स को अब इफ यू आर थ्रू विद ऑल ऑफ दैट, तो आपको ये पता होगा। तो फाइनली क्या हुआ है, डॉल्फिन्स हैव स्टार्टेड कमिंग बैक टू द गंगा विद इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ रिवर वाटर मेड पॉसिबल बाय नमामि गंगे प्रोग्राम। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है। देखिए, डॉल्फिन्स के अगर हैबिटेट लाइफस्टाइल के बारे में आप जानते हैं, उनके किस तरह का उनको इन्वायरमेंट चाहिए रहने के लिए, तो आपको ये बात पता है कि वो फ्रेश वाटर में रहती हैं, गंदे पानी में सर्वाइव नहीं कर सकती डॉल्फिन्स। तो अब देखिए, उत्तर प्रदेश की बहुत सारी नदियां ऐसी थी जो काफी हद तक प्रदूषित थी, तो उसको साफ करने के लिए, क्लीन बनाने के लिए इन वाटर बॉडीज को नमामि गंगे प्रोग्राम, गंगा की ट्रिब्यूटरीज, गंगा का आउटलेट्स, उनको क्लीन करने के लिए प्रोग्राम लाया गया था। तो फाइनली देखिए, डॉल्फिन्स का वापस आना, ब्रीथ करना इस रिवर वाटर्स में, ये इंडिकेट करता है कि फाइनली नमामि गंगे प्रोग्राम का सक्सेस हम देख रहे हैं। तो इस तरह से देखिए, आप थोड़ा सा ना इंटरप्रेट करना सीखिए। यहाँ पे अगर लिखा है कि फाइनली हम डॉल्फिन्स दोबारा देख रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, क्योंकि फ्रेश वाटर में ही रहती हैं, उनका हैबिटेट यही है। ओके, प्रोजेक्ट्स अंडर द प्रोग्राम स्टार्टेड इन 2014। आपको पता है ये नमामि गंगे प्रोग्राम शुरू कब हुआ था, उनके प्रोजेक्ट्स कब शुरू हुए। ओके, तो आप ये देख सकते हैं, इन्होंने बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट ने अराउंड 460 मिलियन लीटर्स अ डे ऑफ सीवेज जो गिरा करता था, उतने हद तक अब कम कर दिया गया है। ओके, अंडर द प्रोग्राम एडिशनल ट्रीटमेंट कैपेसिटी, जो सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी है, इतनी भी क्रिएट की जाएगी बिटवीन सितंबर 2022 एंड दिसंबर 2022। ये यहाँ पे कहा है। अभी देखिए, अगर हम बात करें डॉल्फिन पॉपुलेशन की गंगा में, यानी कि उत्तर प्रदेश की गंगा में, जहाँ पे भी उत्तर प्रदेश से जितनी गंगा पास होती है उसमें 600 है, पर हम इंक्रीज करने का एक्सपेक्टेशन देखते हैं। ठीक है, तो फाइनली हमें कुछ इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स देखने हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, लेट्स जस्ट गेट इनटू इट। पुतिन्स आउटरीच। अब देखिए, ये एडिटोरियल काफी नुआंस है, शॉर्ट बट वेरी प्रिसाइज। तो फाइनली देखिए, जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की स्पीच हमने वाल्दाई क्लब पे देखी। वाल्दाई क्लब आपको पता है एक थिंक टैंक है, मॉस्को बेस्ड थिंक टैंक है, जिसका एक एनुअल फीचर है कि बेसिकली जो वहाँ का हेड होते हैं वो उसको एड्रेस करते हैं कि उनका इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में क्या मानना है, या इंटरनेशनल सिनेरियो के बारे में, अब मॉस्को वर्ल्ड को कैसे देखती है, उसके बारे में बेसिकली बातचीत होती है इस क्लब के एनुअल एड्रेस पे। तो जिस तरह की बातें पुतिन ने बेसिकली की इस बार, वो बिल्कुल इट वाज अलोंग प्रेडिक्टेबल लाइंस। जो उन्होंने बोला बिल्कुल हम प्रिडिक्ट कर रहे थे, गिवन द फैक्ट दैट वॉर इज गोइंग ऑन। तो जिस तरह का उनका परसेप्शन है वेस्ट के खिलाफ, उसी तरह की बातें उन्होंने बोली। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है और वेस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो थोड़ी सी अलग है, प्रिडिक्टेबल नहीं थी। ओके, तो देखिए, इन्होंने बोला है वेस्ट ऑफ क्रिएटिंग इट्स ओन रूल। इन्होंने ऑफकोर्स वेस्ट को क्रिटिसाइज किया कि उन्होंने आज तक
इतने सालों से अपने रूल्स बनानी है, इसे कहते हैं लिबरलिज्म। और जो वो करते हैं वो लिबरलिज्म है, और जो कोई और कर रहा है वो ऑथोरिटेरियनिज्म है, या जिस तरह का भी उन्होंने डाइकोटमी बना दी है पूरे संसार में। तो उन्होंने अपने रूल्स बनाए और सब पे इम्पोज कर दिए। इन्होंने, मिस्टर पुतिन ने यही बोला। ही लैश्ड आउट एट द अमेरिकन डिजायर फॉर अ यूनिपोलर वर्ल्ड। अब उन्होंने, ऑफ कोर्स, अमेरिकन डिजायर क्या है, अमेरिका क्या चाहता है कि एक यूनिपोलर वर्ल्ड हो, एक ही पोल एग्जिस्ट करता हो, एक ही स्ट्रॉन्ग नेशन हो, एक ही सुपर पावर हो, जो हो अमेरिका। ठीक है, तो देखिए ऑफ कोर्स इन्होंने ये बात बोला मिस्टर पुतिन ने कि देखिए हम ना ही यूनिपोलरिटी चाहते हैं, और इनफैक्ट हम बाइपोलरिटी भी नहीं चाहते। हम ये भी नहीं चाहते कि चाइना या यूएस बन जाए, या हम और यूएस दो सबसे स्ट्रॉन्ग नेशंस बन जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारी धारणा ये है, विचारधारा ये है कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए, जिसमें हर एक देश को, छोटा बड़ा जैसा भी हो, उसको इक्वल रिस्पेक्ट मिले। ऑल राइट, इन्होंने ये चीज कही है। ही alleged that the west was seeking some kind of a nuclear incident। ऑफ कोर्स इन्होंने जो कह रहे हैं कि डर्टी बॉम्ब हमारे अगेंस्ट, रशिया के अगेंस्ट डिप्लॉय करने की बातचीत चल रही है। यूक्रेन विद द हेल्प ऑफ द वेस्ट, यानी कि अमेरिका, ये ट्राई कर रहा है कि रशिया के अगेंस्ट डिप्लॉय कर सके एक डर्टी बॉम्ब। देखिए ये सच भी हो सकता है, कितना सच है कितना नहीं, इस पे कोई विश्वास तो नहीं कर रहा, पर बात इतना है कि रशिया ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को अलर्ट पे रख दिया है। बार बार ये सबको ये कहते रहेंगे कि डर्टी बॉम्ब ऑलरेडी प्लान किया जा रहा है, तो फिर आप अपना उसको जस्टिफाई कर दोगे अपने यूजेज ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स को। हमने इसलिए यूज किया क्योंकि डर्टी बॉम्ब हमारे अगेंस्ट भी प्लान हो रहा था, इसीलिए हमने न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर लिए। तो इस तरह से भी आप इसको देख सकते हैं। बट बिटवीन द लाइन्स देयर वर आल्सो एन इंट्रिगुइंग आउटरीच टू वेस्टर्न यूरोप। ओके, तो वेस्टर्न यूरोप, ये पता है आपको, जितने भी वेस्टर्न यूरोपियन मेंबर्स हैं वही नेटो के मेंबर्स हैं, जिसको यूएसए, कनाडा, ये सब लीड करते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ अलग सा, कुछ बहुत कंफ्यूजिंग सी उनकी कई बातें ये थी कि उन्होंने वेस्टर्न यूरोप की तरफ काफी आप कह सकते हैं सिंपैथेटिक हो गए, या उनको कॉल आउट किया कि आप क्यों पागल बन रहे हो, यू बीइंग फुलिश, यू इस तरह की बातें कुछ बोली। हम देते हैं एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, पर्टिकुलरली जर्मनी। देखिए जर्मनी और रशिया के जो रिश्ते हैं पोस्ट कोल्ड वॉर फेज, यानी कि जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ अराउंड 1991 1989 से 1991 के आसपास, उसके बाद से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेस्टर्न यूरोपियन पावर जो है रशिया के लिए वो जर्मनी है। इसीलिए नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन 1 और 2 बोथ वो कहाँ से, जर्मनी और मॉस्को के बीच में ही रन करती है, क्योंकि इनके रिश्ते काफी हद तक सुधर गए थे। ठीक है, तो देखिए जर्मनी को ये चीज समझ आ गई थी। इट वाज बेस्ड ऑन द बिलीफ कि मॉस्को है, देखिए हम उसको अकेला नहीं छोड़ सकते। अगर हमें पीस चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए यूरोप में, स्पेशली ईस्टर्न यूरोपियन रीजन्स में, तो हमें मॉस्को का साथ चाहिए ही होगा, और उनको हमें डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स में भी अपना पार्टनर बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसे काफी हद तक हमने सुधार देखा था वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और मॉस्को के बीच में। पुतिन्स अपील टू यूरोप सॉट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द जेन्युइन ट्रेडिशनल। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुतिन ने जब यूरोप को अपील करते हुए ये कहा, देखिए एक होता था जेन्युइन ट्रेडिशनल वेस्ट, जो वेस्ट का कॉन्सेप्ट था ट्रेडिशनली, जो अच्छा वेस्ट, इंडिपेंडेंट वेस्ट, जिसमें हर कंट्री की इक्वल से था हर कंट्री का। ठीक है, लेकिन अब जिस तरह का वेस्ट हम देख रहे हैं वो तो अमेरिका लेड वेस्ट है। वो तो कंप्लीटली अमेरिका आपका बॉस है, वो आपको जो कहता है आप बस एक सैटेलाइट स्टेट बन के रह गए हैं उनके। ठीक है, अमेरिका क्या करता है, वो तो अपने अलाइज तक को सैंक्शन करता है। आपने ट्रंप को देखा किस तरह से उसने नेटो मेंबर्स के ऊपर सैंक्शंस लगानी शुरू कर दी। आप देख रहे हैं किस तरह से टर्की के ऊपर सैंक्शंस लगाई जा रही हैं, जबकि वो नेटो के मेंबर हैं। और भी बड़ी तरह से बुली किया जाता है अमेरिका द्वारा कि आप उनके साथ अच्छा बिहेव करेंगे तो हम आपके साथ ये कर देंगे, इस तरह की बातें। एंड दे, अब देखिए इन्होंने यही बोला है कि आपको क्या करना पड़ रहा है, यूरोपियन कंट्रीज को क्या करना पड़ता है, यू हैव टू लोअर योर हेड्स एंड अग्री टू एवरीथिंग दैट अमेरिका सेज, यही करना पड़ता है। ठीक है, तो ही आज अब वो कहेंगे कि देखिए जर्मनी और बाकी कंट्रीज जो हैं वो एकदम फ्रीज हो जाएंगे विंटर में, लेकिन नहीं, अमेरिका ने कहा है कि हम G7 प्राइस कैप लगाएंगे मॉस्को की शिपमेंट्स के ऊपर, तो लगाएंगे, सारे लगाएंगे, बस अपने सिर नीचे करके हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं। ही आज यूरोप टू रीडिस्कवर एंड रीस्टोर इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। आप अपने पॉलिटिकल डिसीजंस, अपने पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट्स, अपने इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट्स भी इंडिपेंडेंटली चूज कीजिए। ठीक है, यही एक तरीका है मल्टीपोलर वर्ल्ड का। आप तो एक कैंप फॉलोअर बन गए हैं अमेरिका के। ठीक है, पुतिन्स एफ्यूजिव प्रेज। अब देखिए इंडिया के लिए क्या बोला इन्होंने, आपको ये बात पता है, हमने डिस्कस भी की है इंडिया को किस तरह से उन्होंने प्रेज किया, और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप यानी कि मिस्टर मोदी को। ठीक है, जब उन्होंने बेसिकली उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया उसके रिस्पॉन्स में। अब देखिए कैसे इसने हमको एम्बैरस कर दिया है। इन्होंने अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा बोला दिल्ली के बारे में, लेकिन वो दिल्ली के लिए एक एम्बैरसमेंट की तरह आया है, क्योंकि देखिए हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं इस वॉर में। हम ये नहीं चाहते कि जिस तरह का प्रेज उन्होंने किया कि मिस्टर मोदी
ही इज अ ग्रेट पेट्रियट एंड ऑल ऑफ दैट। ये क्या दिखाता है कि कहीं ना कहीं हमारा टिल्ट क्या है रशिया की तरफ, और रशिया तो बहुत खुश है कि हम उनके अगेंस्ट नहीं जा रहे। हमारी न्यूट्रलिटी मतलब उनके अगेंस्ट ना जाना और उनकी फ्रेंडशिप, है ना, ये वाली बात है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक एम्बेरसमेंट। देखिए अब यूएस ने भी कुछ कुछ करना शुरू कर दिया। वो कहते हैं आप दीजिए, आप रशिया का साथ दीजिए, आप S-400 मिसाइल खरीदिए उनसे, आपने जो करना है करो। तो फिर हम भी देंगे पाकिस्तान को, हम पाकिस्तान को F-16 का पैकेज देंगे, रिन्यू मेंटेन करेंगे उनका जितना भी एयरक्राफ्ट दिया हुआ है। चाहे हम उनको डेंजरस नेशन समझते हैं, आपको याद होगा जो बाइडन ने ये भी कहा था, पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशंस इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि उनका न्यूक्लियर पावर पे कोई कंट्रोल ही नहीं है ना। फिर भी इंडिया को एक लेसन सिखाने के लिए कि आप अगर रशिया से चीप ऑयल खरीद सकते हैं, सब कुछ आप रशिया से अपनी दोस्ती इतनी चीजों के बाद भी बरकरार कर सकते हैं, तो हम भी पाकिस्तान के दोस्त हैं। ये सिर्फ हमको दिखाने के लिए, ठीक है। तो अब यही चीज हमारे लिए एक एम्बेरसमेंट बन सकती है ये, और इस तरह की बातें हम आगे होते दे सकते हैं। इन अनदर एरा, पुतिन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ Prime Minister Narendra Modi for his independent foreign policy and of India under his watch as an icebreaker moving calmly towards his chosen destiny would have been received। देखिए वैसे तो अगर समय इतना कठिन ना होता, जिस समय में जितना इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन ना होती, तो जो मिस्टर पुतिन ने इस टाइम पे बोली हैं बातें कि हम अपनी चोजन डेस्टिनी की तरफ बढ़ रहे हैं और आने वाला समय बेसिकली भारत सेंटर्ड समय होने वाला है एंड ऑल ऑफ दैट, ये अगर किसी और समय किसी और कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता तो हम तो बहुत खुश होते हैं, वी वुड हैव डांस लाइक एनीथिंग। बट ये एक बहुत डिफिकल्ट समय पे आया है जब हम अपनी न्यूट्रलिटी मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, जब हमसे बार बार मिस्टर जयशंकर से ये क्वेश्चन पूछा जाता है आप किसकी साइड हो, आप वॉर में किसकी साइड हो, तो आप फिर डिप्लोमेटिक आंसर्स देते हैं कि हम यूएन चार्टर की साइड है। लेकिन आपको पता है कि यूएन चार्टर को भी ब्रीच कर रहा है मॉस्को, आप कब तक साथ दे देंगे उनका? यही चीज है जो हमारे लिए डिफिकल्ट बनती जा रही है। ओके, अब यहीं पे आते हैं कि बट डेज आफ्टर हाई प्रेज फॉर मिस्टर मोदी इन द वेस्ट फॉर टेलिंग पुतिन। अब देखिए वेस्ट कितना ज्यादा खुश हो गया था जब समरकंड समिट हुआ, उसमें मिस्टर मोदी ने बोला that this era is not an era of war। अब ये चीज जो बाइडेन, एंटनी ब्लिंकन, सारी वेस्टर्न पावर्स, इमैनुअल मैक्रोन फ्रेंच प्रेसिडेंट, सब ने हर जगह कितने खुश होके मिस्टर मोदी ने सही कहा, मिस्टर मोदी ने सही कहा, मिस्टर मोदी ने बिल्कुल सही कहा कि वॉर वाला एरा नहीं है, पुतिन को समझना चाहिए। कैसे कितना खुश हो गए इतने। तो इसीलिए बेसिकली मिस्टर मोदी को एक्चुअल में न्यूट्रल और पुतिन को एक एडवाइजर के रूप में माना जा रहा था कि वो रुकवा सकते हैं वॉर। लेकिन अब क्या हुआ, उन्होंने तो ये चीज अब बिल्कुल फेड होते ही दिख गई कि मिस्टर मोदी की वो स्टेटमेंट का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। द रशियन प्रेसिडेंट्स रिमार्क्स सॉट to throw a very different light on the Indian neutrality, as I just said. Understandably, Delhi was lukewarm, इसीलिए हम बहुत ज्यादा खुश नहीं हो पाए डिस्पाइट इंडिया। अब देखिए आपको पता है यूनाइटेड नेशंस पे हम बार बार एब्सटेन रहना चूज करते हैं, हर एक रेजोल्यूशन पे जो भी रशिया के अगेंस्ट अडॉप्ट किया जा रहा है हम वोट नहीं करते। ओके, लेकिन हमारी भी पेशेंस की एक लिमिट है। देखिए हमसे कितने सवाल पूछे जाएंगे, कहने को हम इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक नेशन है, हम पीस का साथ देते हैं, लेकिन हमें दिख रहा है कि किस तरह से वहां पर मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं, किस तरह से लोगों की जान जा रही है हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, है ना। वो तो गलत है, हम कब तक चुप रह लेंगे। अब फाइनली जब डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को कॉल आया, रिक्वेस्ट पे कॉल आया, जो वहां के डिफेंस मिनिस्टर है मॉस्को के, उन्होंने बोला कि देखिए हम तो बड़े कंसर्न हैं क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स हम पे ये लोग डर्टी बॉम्ब हमारे अगेंस्ट प्लान कर रहे हैं, तो हम क्या करें, हम न्यूक्लियर वेपन्स, मतलब ऐसे थोड़ा पूछना कि आप क्या कहते हो, हमें क्या करना चाहिए। तो बेसिकली मिस्टर राजनाथ सिंह ने एकदम क्लियरली ये हमारा शिफ्ट दिखा रहा है कि देखिए हम एक हद तक आपका साथ दे सकते हैं। तो हमने बोला देखिए किसी भी साइड को रिजॉर्ट नहीं करना चाहिए न्यूक्लियर वॉर के तरफ, क्योंकि जो वेपन्स आप यूज करोगे इट गोज अगेंस्ट द बेसिक टेनेट्स ऑफ ह्यूमैनिटी। लेकिन देखिए इस एडिटोरियल ने बहुत सीरियसली एक बहुत सही बात बोली है, ये कि बहुत अनफॉर्चुनेट है कि दोनों ही साइड, ना यूक्रेन ना रशिया, दे एक्चुअली वांट टू कंटिन्यू दिस वॉर। कोई भी ये नहीं देख रहा कि कितने इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज कॉज कर रही है ये वॉर पूरे वर्ल्ड के लिए। वर्ल्ड रिसेशन में डूब रहा है ना। लेकिन कोई डिप्लोमेटिक चैनल खोलने की बात नहीं चल रही कि दोनों शायद सलाह मशवरा करके ये 9 मंथ की जो लॉन्ग वॉर खिंच गई है उसको एंड पे लाया जाए। कोई नहीं। अगर मिस्टर पुतिन ये कहते हैं कि हम और एस्केलेट करेंगे वॉर को और नए लेवल पे लेके जाएंगे, तो मिस्टर जेलेंस्की भी यही कहते हैं कि हम अपने फ्लैग को नीचे नहीं होने देंगे, हम लड़ेंगे। ठीक है, इट्स गुड, अच्छी बात है, आपकी देशभक्ति दिख रही है, लेकिन ये सही नहीं है। इट हैज टू कम टू एन एंड। ओके, कुछ तो डिप्लोमेटिक चैनल लाना पड़ेगा, थोड़ा सा वेस्ट को भी देखिए मिस्टर जयशंकर जब कहते हैं कि हम यूएन चार्टर की तरफ हैं, तो उनका मतलब इतना ही नहीं है कि
आप यूएन चार्टर से सिर्फ रशिया के अगेंस्ट ही देखें। बात तो ये है ना, यूएन चार्टर में डायलॉग का भी तो मैकेनिज्म है, तो वेस्ट कौन सा डायलॉग के लिए मान रहा है? वेस्ट भी तो कितनी सारी सैंक्शंस लगा रहा है, जबकि वेस्ट को पता है कि कितनी सारी कंट्रीज जो गरीब देश हैं, डेवलपिंग देश हैं, वो किस किस तरह से इनके एक्सपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है, यूक्रेन और रशिया के। लेकिन आपकी वजह से सब कुछ खत्म हो रहा है ना? तो आप भी तो थोड़ा दिखाओ, अगर आप भी थोड़ा डायलॉग की तरफ बढ़ते हुए दिखो। ओनिंग ट्विटर, नाउ दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लास्ट थर्सडे आफ्टर मंथ्स ऑफ अनसर्टेनिटी, देखिए ये ऐसा नहीं है अचानक से एलॉन मस्क ने खरीद लिया ट्विटर को। अब हम कितने महीनों से ये बात देख रहे हैं कि बातचीत चल रही है, वो कहते हैं हम खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। तो फाइनली अब ये क्लोज हो गई है डील। उन्होंने ये बॉट ट्विटर। ओके, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कितने रुपए में उन्होंने लिया है, कितने डॉलर्स में लिया है? $44 बिलियन। ठीक है, मस्क वेस्टेड नो टाइम गेटिंग डाउन टू बिजनेस, और उन्होंने जैसे ही टेक ओवर किया, उसी के कुछ समय बाद उन्होंने ही गॉट टू बिजनेस, बीइंग द काइंड ऑफ बिजनेसमैन ही ट्रूली इज। ओके, तो उन्होंने क्या किया, टॉप 4 जो एग्जीक्यूटिव्स थे इस कंपनी के, उनको रिमूव किया। आपको पता है उनके जो सीईओ पराग अग्रवाल, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नेड सेगल, और भी एक और 2 और लोगों को उन्होंने फायर किया। इनका ये कहना था एलॉन मस्क का कि पराग अग्रवाल से उन्होंने पूछा कि आप मुझे बताइए कि कितने फेक अकाउंट्स रन करते हैं ट्विटर पे, ठीक है, और आपको क्या इन्फॉर्मेशन है। और उन्होंने, पराग अग्रवाल ने मिसलीड किया एलॉन मस्क को, उन्होंने सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो इसीलिए उनको लगा कि आप पे रिलाई नहीं किया जा सकता आने वाले टाइम में, एंड ही फायर्ड हिम। Okay, but the culmination of the deal has put Twitter in an unknown space as a privately owned global public प्लेटफॉर्म। अब देखिए बात क्या है, ये जो हुआ करता था ट्विटर, ये एक पब्लिक कंपनी थी। कैसे पब्लिक कंपनी थी? क्योंकि इसके जो स्टॉक्स थे वो न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करते थे, तो कोई भी उसे खरीद सकता था और उसका शेयर होल्डर बन सकता था। लेकिन अब इसका कोई स्टॉक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में नहीं बिकेगा, ट्रेड नहीं किया जाएगा। ये कंप्लीटली प्राइवेटली ओन्ड कंपनी बन गई है, जिसके होल एंड सोल करता धरता एलॉन मस्क है। ठीक है, तो अब ये, लेकिन पर बात ये है, ये ग्लोबल पब्लिक प्लेटफॉर्म तो है ना, पूरे ग्लोब में हर बंदा यूज करता है इसको, स्पेशली जितने सोफिस्टिकेटेड अथॉरिटीज हैं, ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स, वो तो बहुत ज़्यादा अपने आउटरीच के लिए यूज़ करते हैं। इन एन इंक्रीजिंगली पोलराइज्ड वर्ल्ड, वेब प्लेटफॉर्म्स, देखिए मैंने आपके साथ, अगर आपको याद हो, अगर आपने विजन आईएएस की इकोनॉमी वाली वीडियो मेरी देखी है, तो हमने उसमें डिस्कस किया था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई थिंक पॉलिटी की वीडियो में। तो उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक होता है क्रिएटिंग शेयर्ड वैल्यू। देखिए आप कभी भी, आपसे एथिक्स में क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं कि क्या कॉर्पोरेटिज्म के साथ साथ जो एथिकल वर्च्यूज हैं उसको भी एक्सरसाइज किया जा सकता है क्या? एक बार जब आप अमीर बन गए, किसी एक स्तर तक पहुंच गए, कि क्या आपकी सच में रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि फिर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो उनको आप ह्यूमैनिटी के लिए, सोशल पर्पसेस के लिए यूज करना शुरू करें? तो जी हाँ, ये एक एग्जाम्पल आप थोड़ा सा स्लाइटली मॉडिफाई करके अपनी लैंग्वेज में एलॉन मस्क का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो यही स्टेटमेंट दी है कि मैं इसलिए ट्विटर को खरीद रहा हूँ क्योंकि मुझे, आई एम लिटरली नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग प्रॉफिट्स, बट आई अंडरस्टैंड द फैक्ट कि बहुत तरह की पोलराइजेशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखी जा रही है, बहुत तरह से पूरी दुनिया बढ़ चुकी है नेज और येज में, और बहुत हेट स्पीच हो रही है। इसको कर्ब करने के लिए तो एक सोशल इंक्लिनेशन है उनकी, बीइंग द फैक्ट दैट ही इज द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड एंड ही टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिज शोल्डर्स। ओके, तो ये आप एग्जाम्पल जरूर लिख सकते हैं। In an increasingly polarized world where platforms including Twitter often come under criticism for the decisions they take and at times they don't, and when there is a growing pushback by governments against big tech over the governance of global public platforms, the new owner has his task cut out। देखिए इतना आसान नहीं है। आप इंडिया का भी अगर एग्जाम्पल ले लीजिए तो किस तरह से जो IT रूल्स आए हैं नए, है ना, ग्रीवेंस रिड्रेसल एपेलेट मैकेनिज्म भी हम देख रहे हैं, कल ही डिस्कस किया। तो बहुत ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया, बहुत सारी कंट्रीज मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जो हेड्स हैं और उनके डिसीजन हैं उनसे काफ़ी नाखुश रहती है, क्योंकि सरकार को बहुत बार ट्रेस करना पड़ता है नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से कि ये इसका ओरिजिनेटर क्या है, इस पर्टिकुलर मैसेज की, ये फेक न्यूज़ कहाँ से चली। तो बहुत बार ये इन्फॉर्मेशन नहीं देते, वो कहते हैं कि नहीं ये हमारी इंक्रिप्शन के खिलाफ जाता है, ऑल ऑफ दैट। तो अब देखते हैं फाइनली कैसे आप इस गवर्नमेंट और एक फ्री प्लेटफॉर्म के बीच का ये जो ब्रिज है इसको कैसे आप कर पाओगे या नहीं। ठीक है, बोथ टेस्ला एंड स्पेस एक्स, अभी कुछ कुछ मिस्टर मस्क के बारे में हो गया, बहुत ब्रीफली मैं डिस्कस करूंगी। टेस्ला स्पेस एक्स आप जानते हैं 2 कंपनियां हैं,
मिस्टर मस्क की, और इन दोनों कंपनीज की वजह से ही बेसिकली ग्लोबल रिच लिस्ट में आए हैं। और डेफिनेटली दोनों ही बहुत सक्सेसफुल है ना। दोनों ही इंडस्ट्री, दोनों ही अपनी अपनी फील्ड में काफ़ी लीड कर रहे हैं। आपको पता है स्पेस एक्स कैसे नासा से भी ज़्यादा लॉन्च रेट कर रहा है। नासा ने अपना एक प्राइवेट फर्म, इसको एक पार्टनर फर्म की तरह देखना शुरू कर दिया है स्पेस सेक्टर में। टेस्ला भी आपको पता है कैसे इलेक्ट्रॉनिक ड्रिवन जो व्हीकल्स हैं उसमें लीड कर रहा है। और दोनों ही कंपनीज हैं काफ़ी। देखिए स्पेस एक्स में आने वाले टाइम में स्पेस टूरिज्म बहुत ज़्यादा लो कॉस्ट में हम देखने के लिए, एक रात आप स्पेंड कर सकते हैं कुछ पर्टिकुलर डॉलर्स में स्पेस पे। इस तरह का टूरिज्म आने वाले टाइम में बहुत कम कॉस्ट में, और टेस्ला भी बहुत कम कॉस्ट में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लेके आ रहा है। तो दोनों ने डेफिनेटली दे सॉर्ट ऑफ ब्रॉट डाउन कॉस्ट्स बोथ द कंपनीज। तो अब देखिए बहुत अच्छा किया है डेफिनेटली। बहुत एक जो भी उनका विजन है एलॉन मस्क का, वो 17 घंटे काम करते हैं एक दिन में, उससे कम नहीं काम करते। और जिस भी तरह का विजन को लेके चल रहे हैं उसको उन्होंने फ्रक्टिफाई भी किया है इन दोनों कंपनीज के माध्यम से। पर ट्विटर इज अनदर एनिमल, ओके। एज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन द वर्ल्ड, इट लाइज इन द, अब क्योंकि ट्विटर एक काफी सेंसिटिव माध्यम है, ये सोसाइटी, पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट तीनों की इंटरसेक्शन पे बसा हुआ है ना। तो कैसे आप इस सेंसिटिव टाइट रोप को चलेंगे इस पे। ये चीज यहाँ पे लिखी है। एंड कंसिडरिंग द क्रिटिकल रोल इट प्लेज इन द डिससेमिनेशन ऑफ न्यूज एंड द शेपिंग ऑफ ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन, इट wields इमेंस पावर। इमेंस पावर तो है पर इमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, क्योंकि जिस तरह का प्रभाव ट्विटर का है एक ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन फॉर्मुलेट करने में, वो बहुत बड़ा है। हाउएवर इट्स डिसीजंस इन द पास्ट, ट्विटर पिछले कुछ टाइम में सही काम नहीं किया है। ट्विटर ने बहुत सारी एलिगेशंस है ट्विटर पे, जिस मैनर में देखिए हमने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने ब्लॉक कर दिया, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हमने देखी। फिर आई थिंक इंस्टाग्राम ने भी उनको ब्लॉक कर दिया और कोई रीज़न नहीं दिया, बिकॉज द डिसीजन वाज श्राउडेड इन ओपेसिटी। बात ये थी कि बहुत लोगों का कहना था कि जो डेमोक्रेट्स हैं उनके द्वारा प्रभावित है ट्विटर, उनके डिसीजंस द्वारा प्रभावित है, इसीलिए ट्रंप को ब्लॉक कर दिया। विद मैनी अक्यूजिंग द प्लेटफॉर्म ऑफ नॉट बीइंग आइदर अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट इन इट्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो इन एलिगेशंस के बावजूद अब एक बहुत बड़ा उनका टास्क एकदम क्लियर है, ये सारे ब्लेमिशेस से हटके ऊपर उठना है, ठीक है। वाइल इट्स टू अर्ली, ऑफ कोर्स देखिए बहुत जल्दी है कि हम, अब ट्विटर कंप्लीटली प्राइवेट हो गया है तो हम कुछ भी जजमेंट दे दें सही नहीं होगा, अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, ये बहुत जल्दी है। अभी एक दिन तो हुआ है गिनती का उनको लिए हुए, हम कैसे कुछ कह सकते हैं। क्या पता सच में ट्रांसपेरेंसी आ जाए, अकाउंटेबिलिटी आ जाए, वी नेवर नो अबाउट इट, इट्स टू अर्ली, ओके। द व्हील ऑफ सीक्रेसी दैट कम्स विद बीइंग अ प्राइवेट। लेकिन बात ये है ना, जब भी एक कोई कंपनी कंप्लीटली प्राइवेटली ओन्ड बन जाती है तो सीक्रेसी तो आ जाती है। फिर उनका वो उनका है, मतलब उनका एसेट है, वो जैसे भी रन करे वो कह देंगे ये तो हमारा मामला है, वी प्राइवेटली ओन दिस कंपनी, how we run is completely our business and you have no business as national governments to be included in our business, है ना। बहुत कुछ बोला जा सकता है, तो यही यहाँ पे लिखा है। Alright, more so when there is possibility of conflict of interest। अब देखिए conflict of interest भी हो सकता है। मिस्टर एलॉन मस्क जो है बेसिकली, एलॉन, क्योंकि देखिए आप, सिंपल सी बात है, एक आप नए ओनर हैं एक ऐसे बिजनेस के जो बहुत, आप एज बिजनेसमैन है ना, आपकी कंपनी है टेस्ला, आपकी कंपनी है स्पेस एक्स, आप नेशनल गवर्नमेंट्स बहुत सारी दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज के साथ डील भी तो कर रही हैं आपकी ये दोनों कंपनियां। तो क्या पता कोई कंट्री अगर आपको किसी तरह से ज़्यादा अच्छी डील दे रही हो तो आप उसके लिए किसी फॉर्म में अच्छा वर्क करने लग पड़े, अपने ट्विटर के माध्यम से। आप, वहाँ की सरकार कहेगी तो आप लोगों को बैन भी करवा देंगे उनके अकाउंट्स। वहाँ की सरकार अगर आपको नहीं पसंद, आपके साथ अच्छी डील नहीं करती, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया ना यहाँ पे। तो कई लोग एंथुजियास्टिक भी हैं क्योंकि एलॉन मस्क से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। जैसे कि आपने कांग्रेस, फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट देखी, ऑपोजिशन इन इंडिया, कि हमें काफ़ी उम्मीदें हैं एलॉन मस्क के आने से, कि शायद वो सच में एक ट्रांसपेरेंट मैनर में जिस तरह की हेट स्पीच प्रिवेल कर रही है उसको रोकने की कोशिश करेंगे एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो एंथुजियाज्म भी है पर अलार्म भी है, जैसे अभी हमने इतना कुछ देखा। हाउ ही एड्रेसेस द contentious issues of hate speech and disinformation will be keenly watched, हम देखेंगे। The takeover which comes at a tumultuous moment with the West facing acute इकोनॉमिक टर्मोइल वाइल अ वॉर रेजेज ऑन इन यूरोप। अब देखिए बहुत ही सेंसिटिव टाइम पे ये टेक ओवर हुआ है। हम देख रहे हैं यूरोप में एक वॉर चल रही है, यूक्रेनियन वॉर। हम फिर देख रहे हैं चाइना कितना एग्रेसिवली अपनी ट्रैजेक्टरी पे चल रहा है। तो इतना इस मोमेंट ऑफ डिस्ट्रप्शन में ऑफ कोर्स द स्टेक्स कुडंट बी हायर, है ना। इस तरह के इतने ग्लोबली पोलराइज्ड वर्ल्ड को उस टाइम पे आपने टेक ओवर किया है एक ऐसी कंपनी को, तो आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं, स्टेक्स भी बहुत हाई हैं।
ओके, हाउ आरबीआई फेल बिहाइंड द कर्व ऑन कंटेनिंग इन्फ्लेशन। तो कुछ कुछ चीज़ें यहाँ से इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी दैट यू प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। हमने इसकी कुछ कुछ चीज़ें पहले भी इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल में आई हैं। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस में कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जिसका नामो निशान आपको द हिंदू में कभी नहीं मिलेगा, और यही रीजन था इस इनिशिएटिव को चालू करने का कि वो इंपॉर्टेंट है, वरना आप एंड में सोचते रह जाएंगे क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं। तो प्लीज, अगर ये इस तरह का कुछ आपको इनिशिएटिव मिला है तो मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे स्टेटमेंट्स आपको बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू लगती हैं कि ये तो कभी कोर्स में पढ़ा भी नहीं, और आपको पूरा पेपर में से एक आधे क्वेश्चन के अलावा अब तो पेपर्स ऐसे आने लगे हैं, सब एकदम बाउंसर्स की तरह जाते हैं। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से सुने, बहुत डिलिजेंटली फॉलो करें इन वीडियोस को। ओके, ऑन थर्सडे, अब देखिए थर्सडे को क्या हुआ है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ द रिजर्व बैंक। अब थर्सडे को बेसिकली क्या होगा, जो एमपीसी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, वो कन्वीन करेगी बेसिकली एक मीटिंग। ठीक है, कन्वीन करेगी एक मीटिंग जिसमें वो डिसाइड करेंगे कि हम क्या रिस्पॉन्स दें सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि क्यों इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा कंट्री में है और हम क्यों नहीं संभाल पा रहे इन्फ्लेशन को, हमसे क्या गलती हो गई। ठीक है, अब देखिए बात ये है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई कि जो आरबीआई एक्ट 1934 है वो so the RBI is by this law responsible for maintaining price stability। ठीक है, उसे ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच में बैलेंस बना के चलना होता है। ये जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिजीम है जो 2 से 6% वाला, बेसिकली आपको 4% तक ही रखनी है इन्फ्लेशन, लेकिन आपका बैंड मतलब 2% कम भी हो सकता है, 2% ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए अगर आप सिंपल सी बात सोचिए, इन्फ्लेशन क्या होती है, महंगाई। जो प्रोडक्ट पहले थोड़ा सस्ता बिकता था, आज उससे, मैं एक बहुत क्लीशे टर्म्स में बता रही हूँ, जो पहले थोड़ा सा सस्ता बिका करता था उससे थोड़ा सा महंगा बिकता है। तो अगर 2% से नीचे इन्फ्लेशन चली जाएगी तो वो भी गलत है, क्योंकि आप फिर अपनी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कैसे प्रमोट करेंगे, किसी कंपनी को क्यों बोलेंगे, कंपनी प्रोड्यूस क्यों करेगी जब उनको फायदा ही नहीं हो रहा, प्रॉफिट मार्जिन नहीं निकल रहे, वेज बढ़ती जा रही है जो आपने इंप्लॉयज को देनी है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन निकल रहा, तो वो भी गलत है। लेकिन 6% से ज्यादा इन्फ्लेशन भी गलत है, क्यों, क्योंकि कंज्यूमर्स इफेक्ट होने शुरू हो जाएंगे, आपकी कंट्री ग्रोथ में बिल्कुल नीचे गिर जाएगी। सो ऑल ऑफ दैट, इसीलिए एक परफेक्ट बैंड है 2 से 6%, जिसमें आरबीआई को 2016 से ही शुरू हुआ है ये टारगेट, ये बैंड, उसको मेंटेन करना होता है। व्हाट हैज ट्रिगर्ड दिस मीटिंग, अब ये मीटिंग क्यों हो रही है, देखिए मीटिंग इसलिए हो रही है क्योंकि इन्फ्लेशन नहीं संभाल पाई आरबीआई। देखिए वैसे तो ये आरबीआई पे कंप्लीटली डाल दिया गया उनके कंधों पे, बात ये है कि सरकार का भी सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी ही सब कुछ नहीं संभाल सकती, फिस्कल पॉलिसी भी होती है जो सरकार के ऊपर आती है। तो सरकार का एक्सपेंडिचर रेवेन्यू वाली ये जो चीज़ है, आरबीआई ने अपनी तरफ से बहुत किया है सरकार का साथ देने के लिए, कोविड पैंडेमिक के टाइम पे भी, उससे पहले भी। अगर आप 2019 का स्टेटस उठा के देख लीजिए, ये मैं खुद से बता रही हूँ आपको, आरबीआई के पास जो भी सरप्लस था वो उसने सरकार को दिया था, जो भी सरप्लस आरबीआई के पास बच जाता है हर साल के बाद वो उन्होंने दिया था, ताकि फाइनली आपके पास अगर रेवेन्यू की थोड़ी कटौती हो गई है इस साल तो आप हमारा रेवेन्यू यूज कर लीजिए। सो आरबीआई अगर अकाउंटेबल हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को रख रहे हैं तो फिस्कल पॉलिसी के लिए भी कुछ अकाउंटेबिलिटी मेजर्स होने चाहिए, अलास ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ मैं बस आपको बताना चाहती थी एक्स्ट्रा। अब देखिए रिटेल इन्फ्लेशन आपको पता है, यानी कि जो आप और मैं जैसे आम लोग जिस तरह की महंगाई से ग्रस्त हैं वो 7.4% है। अब देखिए ये भी एक स्टेटमेंट बन सकती है, प्लीज समझने की कोशिश करिए कि इन्फ्लेशन को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर मैं कह रही हूँ 7.4 इन्फ्लेशन थी सितंबर में, तो इसका मतलब क्या है, ये नहीं कि अगस्त में जितनी थी उससे 7.4% ज्यादा प्राइस है हर एक चीज का जो हम पहले खरीदा करते थे, नहीं। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है कि हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं या मेजर करते हैं। मतलब जो सितंबर 2021 में अगर एक प्रोडक्ट का जितना भी प्राइस था उससे 7.4% ज्यादा है सितंबर 2022 में। ऐसे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर बाय चांस आपको इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट दे दी मंथ वाइज और ईयर वाइज लिखा हुआ, तो आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, आप पे ऑप्शंस में अगर ये दिया हुआ है, यू शुड अंडरस्टैंड दिस। This also means that retail inflation, which is calculated using CPI Consumer Price Index, has been outside. Of course, the 7.4 जो है 6% से ज़्यादा है, तो अपने बैंड से आप लांगे हैं। ओके और बात यह है कि पिछले 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स, यानी कि 3-3 महीने के जो क्वार्टर्स होते हैं, पिछले 3 बार से आप अराउंड देख लीजिए 9 महीने से, तो आपका मतलब जनवरी से लेके सितंबर तक आपका ये जो रेंज है 2 से 6%, उससे आपने ज्यादा ब्रीच किया है। अंडर आरबीआई एक्ट 1934 अगर एक सेंट्रल बैंक फेल हो जाता है टू मीट द इन्फ्लेशन टारगेट फॉर 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स, तब
तब उन्हें बेसिकली क्या करना पड़ता है, कुछ तरह की इंफॉर्मेशन सरकार को देनी पड़ती है, जो मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया है। नंबर 1 इंफॉर्मेशन ये होती है कि क्यों हम फेल हो गए इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव करने में। नंबर 2 होती है, देखिए ये रेमीडियल एक्शंस हैं जो हम प्रपोज करते हैं कि लेने पड़ेंगे आपको और हमको मिलके, ठीक है। तीसरा, कितने टाइम पीरियड में बेसिकली दोबारा हम इन्फ्लेशन टारगेट वाले बैंड में रीच कर जाएंगे, उसको अचीव कर पाएंगे, ठीक है। और क्या टाइमली इंप्लीमेंटेशन करने के लिए क्या रेमीडियल प्रपोज्ड एक्शंस हैं। हाउ डज द एमपीसी टारगेट इन्फ्लेशन। अब एमपीसी कैसे टारगेट करता है इन्फ्लेशन को। एमपीसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, हमने बहुत बार डिस्कस किया है। ये बेसिकली 6 मेंबर्स की कमेटी होती है जिसमें आरबीआई गवर्नर बेसिकली हेड कह सकते हैं आप, ठीक है। इसमें बेसिकली 3 मेंबर जो है वो आरबीआई के अंदर से होते हैं, 3 मेंबर्स गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली सरकार के मिनिस्टर नहीं हो सकते इसमें, दे हैव टू बी इकोनॉमी एक्सपर्ट्स, ओके। एमपीसी जो है वो देखिए इट मीन्स एवरी 2 मंथ, हर 2 महीने के बाद मिलती है। ये भी फैक्ट्स हैं जो बहुत बहुत नॉर्मल है। देखिए यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप एक जनरल स्तर पे अवेयर हैं, आप समझते हैं कि आपसे WHO पे सो एंड सो क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। कम ऑन, एटलीस्ट अब तो आप समझने की कोशिश करिए कि सरकार आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप पे इतना बड़ा दर्जा अगर आपके कंधों पे दिया जा रहा है, आपको इतना बड़ा, तो आपको एटलीस्ट बेसिक चीजें जो आप रोज पढ़ रहे हैं अखबारों में वो तो बताओ, ठीक है। तो बस यही बहुत सिंपल चीज है कि हर 2 महीने बाद मिलती है एमपीसी, ठीक है। तो मतलब टोटल एक साल में कितने बार, 6 बार मिलते हैं। अगर ईयर्स भी लिखा आ गया आपकी स्टेटमेंट में तो आपको पता होना चाहिए कब मिलते हैं, फेब्रुवरी, अप्रैल, जून। फेब्रुवरी पता कर लीजिए, उसके बाद दो महीने आप ऐड कर लीजिए, फेब्रुवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर, टू इवैल्यूएट द करंट स्टेटस, कैसा चल रहा है, क्या स्टेटस है अभी हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन का, इकोनॉमिक ग्रोथ का। जैसे मैंने आपको बताया, ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच में जो बैलेंस मेंटेन करना होता है वो ये करते हैं रेपो रेट के माध्यम से, है ना। रेपो रेट को चूज करके रेपो रेट बढ़ा देंगे, कब बढ़ा देंगे, जब इन्फ्लेशन ज्यादा है, और रेपो रेट कम कर देंगे, कम कर देंगे, जब ग्रोथ कम है, ठीक है। टिपिकली व्हेन द एमपीसी वांट्स टू कंटेन इन्फ्लेशन। अब देखिए आपको पता होना चाहिए डियर मनी पॉलिसी क्या होती है और चीप मनी पॉलिसी क्या होती है। कभी कभी सी यूपीएससी लव्स टू डू दिस, वो इस तरह के बहुत इजी टर्म्स के लिए मुश्किल मुश्किल टर्म्स लिख देंगे जो आपको लगेगा ये क्या होता है डियर मनी पॉलिसी। तो डियर मनी से तो आपको लगेगा कि लोगों के लिए मनी डियर बना देना, विच इज क्वाइट द ऑपोजिट, ऐसा नहीं है। एमपीसी कमेटी की जब एमपीसी कमेटी अडॉप्ट करती है या आरबीआई अडॉप्ट करती है डियर मनी पॉलिसी, तो वो क्यों करती है, वो तब करती है जब उसे इन्फ्लेशन, महंगाई कंटेन करनी होती है। तो जब वो रेपो रेट बढ़ा देते हैं, रेपो रेट बढ़ेगा तो फिर बेसिकली इंटरेस्ट रेट नॉर्मल लोगों के लिए भी बढ़ेगा, है ना। तो जब आप लोन को डियर बना दे, मतलब इतना कीमती बना दे कि लोन लेना ही इतना महंगा हो गया, दैट इज कॉल्ड डियर मनी पॉलिसी, ओके। तो ये चीज यहाँ पे लिखी है कि जब बोरोवर्स के लिए, बोथ फॉर द कंज्यूमर्स, क्योंकि आप कार लोन लेंगे, फ्रिज के लिए कई लोग लोन लेते हैं, जो बाकी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है वहां से, प्रोड्यूसर्स के लिए भी जो लोन्स हैं वो महंगे बन जाते हैं, डियर बन जाते हैं। यानी कि अगर आपको फ्रेश बिजनेस इन्वेस्टमेंट करनी है कोई, तो बोथ ऑफ देम इट बिकम्स कॉस्टलियर एंड इफेक्टिवली स्लोज डाउन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑफ कोर्स जब लोन महंगा है तो आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं कर पाओगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगी। तो इन्फ्लेशन और ग्रोथ को इसीलिए बैलेंस करना बहुत मुश्किल टास्क है, क्योंकि इन्फ्लेशन को मेंटेन करना चलोगे तो ग्रोथ कम हो जाएगी, ग्रोथ को मेंटेन करना चलोगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, और यही होता है, ठीक है। इट्स अ वेरी completely cut out task when inflation outlook is benign। अब देखिए फिर क्या होता है cheap money policy। cheap money policy of course it's the opposite of the dear money policy। जब रेपो रेट को बेसिकली कम कर दिया जाता है, मतलब आपके लिए जो लोन लेना है वो चीप हो गया, ठीक है। हाउ डिड आरबीआई फेल टू चेक इन्फ्लेशन। आरबीआई क्यों फेल हो गई इतने टाइम से, पिछले 9 महीने से कैसे फेल हो गए बेसिकली आप इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए। अब देखिए जो आरबीआई का रिस्पॉन्स है सरकार को, वो नवंबर 12 तक उन्हें बेसिकली एक प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के रूप में प्रोवाइड करना है। ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ये भी एक्सक्लूसिवली इंडियन एक्सप्रेस में ही ऐसे आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है। इस तरह की बातें द हिंदू में मोर और लेस बहुत ज्यादा लेफ्टिस्ट आर्टिकल्स आते हैं, मोर और लेस, है ना। आई एम नॉट गोइंग इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इट, पर आपको एक बहुत बैलेंस व्यू रखना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो बेसिकली क्या आया था कि एक प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन क्यों होगी, क्योंकि जब लोगों से पूछा गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया लोगों द्वारा कि आप मिस्टर आरबीआई वुड यू डिस्क्लोज अपने रीजंस कि आप क्यों कंटेन नहीं कर पाए इन्फ्लेशन, आप मीडिया को भी बताएंगे, आम जनता को, पब्लिक को भी पता होना चाहिए कि कैसे फंक्शन करता है। तो आरबीआई के गवर्नर ने बोला देखिए एक प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है, हम एक सीक्रेट मैनर में सरकार को बताएंगे, लॉ कहता है सरकार को बताना है तो सरकार को बताएंगे। तो वो एडिटोरियल ये कह रहा था देखिए
ठीक है, इट इज अ प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, हम समझते हैं, पर अगर एक आम जनता को पता होता तो ये थोड़ी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी आरबीआई की तरफ से भी जनता के बीच में ये चीज भी आती है ना, तो बस वो चीज थी. हाउएवर, रीडिंग प्रीवियस एमपीसी स्टेटमेंट्स एंड कंपेयरिंग देम टू इंडियाज इन्फ्लेशन कैन प्रोवाइड क्लूज ऑन वेयर. अब देखिए, ये तो हमें नहीं पता चलेगा कि क्यों फेल हो गए, पर कुछ कुछ हम एमपीसी कमेटी के प्रीवियस स्टेटमेंट्स के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे फेल हो गए. ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं. नाउ हाउएवर दैट द एमपीसीज नॉलेज ऑफ इन्फ्लेशन टिपिकली लैग्स बाय 2 months. Okay, which means it as it deliberates in October, it works with data until August. ये बात भी आपको पता होना चाहिए, 2 महीने पहले की ये लोग बेसिकली डेटा को देखेंगे, ये सितंबर तक का नहीं, अगस्त तक का डेटा देखेंगे. ठीक है, तो हम देख लेते हैं फाइनली क्या हुआ. अक्टूबर 2021 से ही बेसिकली सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी इन्फ्लेशन की. ठीक है, तो फिर बहुत बारी लोगों ने बोला, क्योंकि जब से पैंडेमिक आया तब से अकोमोडेटिव स्टैंड यानी कि रेपो रेट कम ही करते जा रहे हैं ताकि हम बचा पाएं इकोनॉमी को भी किसी तरह से भी. ठीक है, तो फिर बहुत लोगों ने बोला, देखिए अब बहुत हो गया, अब हम क्या करते हैं, अकोमोडेटिव स्टैंड को खत्म करते हैं क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रही है. एक मेंबर ने, जो बेसिकली गवर्नमेंट अपॉइंटेड मेंबर थे एमपीसी के, उन्होंने कहा भी था कि कोर इन्फ्लेशन बढ़ रही है, यानी कि वो इन्फ्लेशन जिसमें फ्यूल और फूड प्राइसेस इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि फ्यूल और फूड प्राइसेस बहुत हद तक वॉलेटाइल होते हैं. फूड सीजनल है ना, फ्यूल क्या है, ऑफ कोर्स इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड करता है. तो इन चीज़ों को भी रिमूव करके इन्फ्लेशन बढ़ रही है. ठीक है, टेक्सटाइल्स बढ़ रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें थी जो इन्होंने बोला था. ओके, फिर दिसंबर 2021 में क्या हुआ, आरबीआई बाय नाउ न्यू ऑफ कोर्स दैट द कोर इन्फ्लेशन इन अक्टूबर हैड इंच्ड फर्दर अप टू 5.9% हो गया था, पर तब भी उन्होंने तब भी रेज नहीं किया इंटरेस्ट रेट को, वैसे ही रखा जैसे था. फिर उसके बाद भी इतने महीने तक ये लोग टालते रहे और यही चीज़ बार बार यहाँ पे रिइटरेट की गई है. हम देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस में अगर कोई और आर्टिकल भी बचा है तो, फिर उसके बाद हम द हिंदू के आर्टिकल्स कवर करेंगे. ओके, नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, मैं आपको इसमें कुछ अपना इंसाइट देना चाहती हूँ. बोल्ड फ्रॉम ब्लू स्काई, एज सियोल वार्न्स फोकस ऑन हाउ फेस्टिविटी टर्न्ड डेडली. देखिए, आपको याद होगा ये काफ़ी वैसे ग्रीवियस चीज़ है. ऐसा इंसिडेंट आप सोच के भी ऐसा लगता है कि कोई सेलिब्रेट करने जा रहा है या फिर कोई किसी अगर मंदिर जा रहा है, जैसे केदारनाथ में हुआ था, आपने कितना खुश होके और वो वापस ही नहीं आया. तो ये इसी सोच के भी एक बहुत ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से बहुत दुख होता है. कोई एक पार्टी अटेंड करने गया है इतना तैयार होके, इतना खुश, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, यू वुड नेवर रिटर्न. तो ऑफ कोर्स अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखें, लेकिन अगर हम कंप्लीटली एकेडमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, हमने बहुत रिसेंटली एक और स्टैम्पीड का केस डिस्कस किया था, भगदड़ का केस, जिसमें बेसिकली बहुत लोगों की जानें चली जाती हैं. हमने कब डिस्कस किया था, जब इंडोनेशिया में फुटबॉल मैच हुआ था उसमें. ठीक है, उसमें क्या हुआ, तो जो सपोर्टर्स थे लूजिंग पार्टी के, उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि उनकी सपोर्ट की हुई पार्टी हार रही है. वो लोग बैरियर्स तोड़ के अचानक से ग्राउंड में कूद पड़े, और कोई एग्जिट वाला जो गेट था वो एक ही था, इसीलिए इतना स्टैम्पीड हो गया, सब उसकी तरफ भागने लग पड़े, इतने लोगों की जान चली गई. वैसे ही ये हैलोवीन की जो फेस्टिवल है, जो इतना ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज में स्पेशली सेलिब्रेट किया जाता है, पीपल आर लाइक गागा ओवर दिस फेस्टिवल. तो उसमें क्या हुआ है, एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी. ठीक है, तो मैंने उस समय आपको बताया था किस तरह से स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, उसी तरह से मैं आपको अभी भी बताना चाहूँगी, ये नेचुरल डिजास्टर चाहे ना हो, पर ये डिजास्टर का ही एक पार्ट है. आप जब भी डिजास्टर देखिए, एक और आर्टिकल आपके साथ जब भी डिस्कस करूंगी, जो आपको पता है गुजरात में मोरबी में क्या हुआ है, एक ब्रिज जब गिर गया, इट इज़ अ डिजास्टर, इजंट इट. अगर आपसे एक क्वेश्चन बहुत बिल्कुल डेफिनेटली आ सकता है कि डिजास्टर की जो डेफिनेशन है सिर्फ और सिर्फ अर्थक्वेक, फ्लड्स, इस तक सीमित नहीं होनी चाहिए. इस डिजास्टर का कॉन्सेप्ट और सरकार की अकाउंटेबिलिटी उससे ज्यादा होनी चाहिए. तो आप जरूर ये गुजरात वाले इंसिडेंट्स का पर्सपेक्टिव अपने दिमाग में लेके चले, या फिर ये जो हो रहा है, जो फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन में जो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वहाँ की पुलिस की, वो नहीं निभा पाए, या फिर इस तरह के फेस्टिविटीज विच एक्चुअली गो रॉन्ग, यहाँ पे भी पुलिस किस तरह से चीजें हैंडल नहीं कर पाए. इस तरह के एग्जाम्पल्स आप बिल्कुल लिख सकते हैं, जितना कॉम्प्रिहेंसिवली आप सोच पाए. देखिए, डिजास्टर कभी भी बता के नहीं आएगा कि हम आ रहे हैं, यू हैव टू बी रेडी फॉर इट. और फिर वो आप इतनी सारी ड्रिल्स करते ही क्यों हो, जब फिर वो कभी काम ही नहीं आती, जब आपको चाहिए उस चीज़ की, जब ज़रूरत होती है. ठीक है, तब तक तो बहुत लेट हो चुका होता है. तो यही चीज़ मैं बेसिकली बस आपको बताना चाहती हूँ. तो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे क्या लिखा है. Shocked family members collected bodies, parents searched for children and a country sought answers. पूरी कंट्री अब आंसर्स मांग रही है सरकार से. ठीक है, कि एटलीस्ट 153 people they died, 22 of them were foreigners. ओके, तो बेसिकली ये सब कुछ हुआ, स्टैम्पीड हुई, हैलोवीन फेस्टिवल ये लोग सेलिब्रेट कर रहे थे. ओके,
तो प्रेसिडेंट ने बेसिकली जो यून सुक योल है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया इसको पीरियड ऑफ नेशनल मोर्निंग, एक एंड डेजिग्नेटेड शोल्स पॉपुलर ईटावन डिस्ट्रिक्ट एज अ डिजास्टर जोन। ओके, जो ये नाइट में डिजास्टर हुआ, द गवर्नमेंट शुड हैव, अब देखिए आम जनता का, कुछ लोग हैं जो 17 साल की एक बच्ची शायद वहां से जो सरवाइव कर गई, जो नहीं, जिसके साथ कुछ हुआ, उन्होंने बोला देखिए इस बार तो नहीं है ना कोविड, है ना, सब कुछ खुल गया है, अब इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी खुल गई हैं, बाहर से भी लोग आए हुए थे, और वैसे भी अब लॉकडाउन नहीं है, तो सरकार एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी क्या इतना बड़ा क्राउड आएगा, आ रहा था ना, तो फिर क्यों क्यों नहीं प्रिपेयर थी वहां की पुलिस? द पुलिस सेड दे वर अनप्रिपेयर्ड पार्टली बिकॉज देयर फोर्सेस, क्योंकि उनकी कुछ फोर्सेस डाइवर्ट कर दी गई थी सैटरडे को ही आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में, जहां पे एंटायर गवर्नमेंट, एंटायर स्टेट प्रोटेस्ट रैलीज चल रही थी। तो देखिए एंटायर गवर्नमेंट सेडिशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट, जो भी सरकारों द्वारा तैनात करवाई जाती है अपनी फोर्स, तो आप ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव के लिए या फिर इस तरह की चीज़ों पे भी आप उससे निग्लेक्ट नहीं कर सकते अपनी ड्यूटीज़ को। ओके तो ये आपने बिल्कुल एक एग्जाम्पल देख लिया। एज यूएस सेज पुतिन वेपनाइजिंग फूड, यूएन टर्की वर्क फॉर रशिया रीथिंक। देखिए आपको मैंने बताया था कि रशिया के पास सिर्फ सो कॉल्ड न्यूक्लियर वेपन्स या कॉन्वेंशनल वेपन्स नहीं है, रशिया के पास बहुत सारे वेपन है जो इस वॉर में वो डिप्लॉय कर रहे हैं, कर सकते हैं। एक है विंटर, विंटर इज इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन, क्योंकि उसे पता है विंटर में लोग ठिठुरेंगे और ऑफकोर्स इनको दे विल हैव टू कम ऑन देयर नीज अगर वो उनसे गैस नहीं लेंगे। फिर आती है ग्रेन्स, है ना, सब कुछ ब्लैक सी के रूट से ही जाना है, आप उसको ब्लॉक कर लो, ब्लॉक कर लोगे तो यूक्रेन कहाँ से अपना वीट भेजेगा, पूरा संसार। इजिप्ट जैसे नॉर्मल देश जो हैं जब कहेंगे कि हमें वीट खाने के लिए नहीं मिल रहा, तो वो एक प्रेशर डालेंगे कि आप क्यों नहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे, डायलॉग क्यों नहीं मान रहे करने के लिए, और वही रशिया ने करना शुरू कर दिया है। आपको पता है रशिया ने बोल दिया है कि हम सस्पेंड कर रहे हैं हमारी ग्रेन डील को, क्योंकि यूक्रेन ने हमारी शिप के खिलाफ क्या किया है, एक ड्रोन अटैक किया है। अब देखिए लेकिन फाइनली आपको पता है ये जो ग्रेन डील थी ये यूएन और टर्की द्वारा ब्रोकर की गई थी, मीडिएट की गई थी, तो अब यूएन और टर्की दोनों ही अपना बेस्ट कर रहे हैं कि इसको रशिया को दोबारा मजबूर कर सकें कि आप एक बार सोच लो क्या कर दिया आपने ये, ठीक है, क्योंकि इसका जो कॉन्सिक्वेंसेज है, फूड सिक्योरिटी क्राइसिस जो इससे हो जाएगा वो बहुत ही डायर होगा। अब देखिए यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल जो है एंटोनियो गटर्स, उन्होंने अपनी एक अरब लीग समिट में जाना था, उसको भी पोस्टपोन कर दिया, वहां पे भी ट्रेवल, ताकि बेसिकली जो सबसे ज्यादा इशू एट हैंड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान दिया जाए। और अगर हम देखें अब देखिए वेस्ट इसे क्या कह रही है, एंथनी ब्लिंकन यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने बोला है दिस इज डेफिनेटली any act by Russia to disrupt these critical grain exports is essentially a statement that people around the world should pay more for food or go hungry। बेसिकली वेपनाइज कर रहा है फूड को रशिया, इस तरह की बातें बोली हैं। टर्की भी हर एक स्तर पे बेसिकली बातचीत जारी रख रहा है रशिया के साथ कि उनको थोड़ा सा परसुएड कर सकें कि आप एक रीथिंक दे दीजिए अपनी इस अपनी इस डील को सस्पेंड करने की बात को। डेमोक्रेटिक पावर बीइंग सीज्ड बाय अ सेक्शन ऑफ पीपल, ममता टेल्स सीजेआई। अब देखिए ये थोड़ा पॉलिटिकल है, लेकिन मैं आपको मैं ये डिस्कस सिर्फ इतना इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि एक्चुअल में स्टेट्स यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स का प्रेजेंट जो सेंटर स्टेट रिलेशंस है उसके बारे में क्या कहना है। तो देखिए हर ऑलमोस्ट जो नॉन सेंटर रूलिंग पार्टी की जो स्टेट्स हैं उनका सबका एक ही कहना है कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रही है। आप इतना लिख सकते हैं, सेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्ड पावर एक वर्ड है जो आप लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स डू नॉट गो इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इट, you can't say Mamta Banerjee says so and so, or you can't say Mr. Modi says this and this in return or in reciprocity, you can't of course mention that, but of course ये कुछ कुछ सटल वे में आप लिख सकते हैं कि एक फेडरल स्ट्रक्चर को इम्पिंज किया जा रहा है। तो बेसिकली क्या हुआ है, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने संडे को अपील किया है जुडिशरी को दैट यू प्लीज इंटरवीन एंड सेव डेमोक्रेसी, क्योंकि बेसिकली पावर है वो कुछ ही गिने चुने लोगों को जो बेसिकली जो सेंटर पे हैं उनके द्वारा अपने हाथों में ली जा रही है। ये एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन जाएगी फिर तो, है ना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो बचेगी नहीं, क्योंकि जो गवर्नर्स हैं आप देख रहे हैं आज भी आप द हिंदू, मैं उसे डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि बहुत ही उसमें कुछ खास डेवलपमेंट नहीं है डिस्कस करने के लिए, पर आप द हिंदू के फ्रंट पेज पे भी देखेंगे तो आज तमिलनाडु के गवर्नर के बारे में और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के बारे में टसल आई है उनके बीच में, केरला के गवर्नर और उनके चीफ मिनिस्टर के बारे में तो हम देख रहे हैं। तो किस तरह से जो पावर है गवर्नर्स को बेसिकली एजेंट्स ऑफ सेंट्रल पार्टी की तरह यूज किया जा रहा है, ये इस तरह की कुछ कुछ चीजें हो रही हैं, है ना। तो ये इन्होंने बेसिकली बोला है ये तो एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाएगी। ये कब बोला है, वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जूरिडिकल साइंसेज, जिसके बेसिकली जो चांसलर हैं बेसिकली
आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्वोकेशन सेरेमनी में। अब अगर आप फोटोज देखेंगे इंटरनेट पे तो उसमें मिस्टर देयर इज ऑल्सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित एंड मिस बनर्जी इज ऑल्सो वेयरिंग दैट ब्लैक कोट ऑफ लॉयर्स, और उसमें वो मतलब अर्ज कर रही हैं जुडिशरी को कि देखिए फेडरल स्ट्रक्चर क्या बन गया है कंट्री का, आप इसको कुछ कर सकते हैं। अब इन्होंने बोला है देखिए पिछले 2 महीने में जब से आप बेसिकली आए हो तब से हमारा फिर भी थोड़ा सा रिस्टोर हो गया है हमारा फेथ सुप्रीम कोर्ट में बना। तो हम ये नहीं कह रहे सुप्रीम कोर्ट से हमारा बिल्कुल भरोसा ही उठ गया था, पर ऑफ कोर्स बेकार टाइम आ गए थे ना, इन्होंने कुछ इस तरह से परसुएड करते हुए बोला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप बेसिकली देख सकते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द हिंदू। ऑलराइट, लेट्स जस्ट स्टार्ट कवरिंग द आर्टिकल्स फ्रॉम द स्टार्ट। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिजास्टर का कॉन्सेप्ट अब काफी वाइडन हो गया है, एंड सो शुड बी योर थिंकिंग एंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड डिजास्टर, बिकॉज इट यू कैन नेवर प्रिपेयर फॉर इट। डिजास्टर इज अनकॉल्ड फॉर, is always unpredicted, and you have to be prepared. And when I say by that I mean governments, by that I mean the administration, by that I mean you as a person also to be vigilant on your part. Okay, 90 drown in Gujarat river as suspension bridge collapses. Okay, अब फाइनली क्या हुआ है अराउंड देखिए, ये तो टोल अभी बहुत छोटा है, ऑफ कोर्स वहाँ के मिनिस्टर भी यही कह रहे हैं मोरबी के कि हम और देखने को मिलेगा, हमें नंबर थोड़ा इंक्रीज होगा। 90 लोगों की जान चली गई है बेसिकली, 350 यानी कि 350 लोग दे एक्चुअली फेल इनटू द मच्चू रिवर व्हेन अ न्यूली रेनोवेटेड कॉलोनियल एरा सस्पेंशन ब्रिज हुआ करता था, जैसे लक्ष्मण झूला होता है उसी तरह से वो कोलैप्स हो गया। अभी उसको कुछ 4 दिन पहले ही रेनोवेट करके दोबारा रीओपन किया गया था, पर आप देखिए किस तरह से इंक्वायरी कमेटी बैठती है। ये एक एथिक्स की केस स्टडी भी बन सकती है कि क्या नेग्लिजेंस हुई, परमिट्स दी गई थी कि नहीं दी गई थी प्राइवेट कंपनी द्वारा, क्या मेजर्स लिए गए, क्या मटेरियल सही नहीं लगाया गया। इस पर बहुत सारी इंक्वायरी बैठेगी, बातचीत होनी चाहिए, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान से फॉलो करें इन द कमिंग डेज। ओके, अब फाइनली यहाँ पे हम देख रहे हैं द ब्रिज विच वॉज रीओपन 4 days ago after repairs and renovation by a private trust collapsed around 6:30 p.m. Officials said the bridge has not reportedly, अब देखिए ब्रिज ने रिसीव ही नहीं किया था फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम सिविक अथॉरिटीज, तो ये चीज़ एक सामने आती है। अब देखिए दीपावली वेकेशन के बाद एंड बीइंग अ संडे इज ऑलवेज अ हॉलिडे एंड पीपल विजिट आउटसाइड टू टूरिस्ट प्लेसेस, नियर बाय टूरिस्ट प्लेसेस, तो इसलिए बहुत रश था ब्रिज पे। ये काफ़ी बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो बहुत सारी टीम्स आई, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की एंड पर्सनल ऑफ द नेवी एंड एयरफोर्स, उनको भी डिप्लॉय किया गया। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा, आप मैं से कहूँगी इट्स जस्ट सो हार्ट ब्रेकिंग। डिमांड ग्रोज बट डीएनए टेस्ट फॉल अंडर अ ग्रे एरिया। अब देखिए क्या है, आपको पता है हमने रिसेंटली क्या डिस्कस किया था डीएनए टेस्ट के बारे में, ना ही सिर्फ ये तो एक जनरल सिविक सेंस में हम बात करेंगे, पर डीएनए टेस्ट को अगर आपको याद होगा हमने बात किया था क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन रूल्स में, जो मैंने अपनी विजन आईएएस की पॉलिटी, जो सितंबर मंथ की पॉलिटी की वीडियो है उसमें डिस्कस किया है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि डीएनए वाला जो रीजन है ना, डीएनए टेस्टिंग अलाउ करना, इट्स अ लिटिल डाइसी, है ना, इसीलिए तो काफ़ी ड्रकोनियन बोला जाता है जो सरकार इस तरह की डीएनए टेस्ट अलाउ कर देती है। फिर 75 ईयर्स के लिए आप बेसिकली रख सकते हो रिकॉर्ड, जितना भी आपने रखना है, चाहे कार ही क्यों ना चुराई हो बस उस बंदे ने, तो फिर आप, इतना बड़ा क्राइम तो नहीं है, इट इज़ अ पेटी थेफ्ट, तो आप, लेकिन वो रूल्स अलाउ करते हैं कि 75 ईयर्स तक आपके रिकॉर्ड्स में हो रहेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उस वीडियो को ज़रूर जाके देखिए। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, डीएनए टेस्ट ऑक्यूपाई अ ग्रे एरिया, डेफिनेटली सो इन द क्वेस्ट फॉर जस्टिस तो मिलना चाहिए, पर डीएनए टेस्ट करना और उसको मना करना, इन दोनों के बीच में ग्रे एरिया है। देखिए कैसे, क्योंकि वैसिलेटिंग बिटवीन द डेंजर्स ऑफ स्लिपिंग इनटू सेल्फ इंक्रिमिनेशन एंड एनक्रोचमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल प्राइवेसी एंड द इमिनेंट नीड टू अनअर्थ द ट्रूथ। देखिए एक तरफ क्या होता है कि हमें असली सच्चाई का पता लगाना है कि कौन क्रिमिनल है, कौन माँ है, कौन बाप है ना, इस तरह की बातें एक बच्चे की या जो भी क्रिमिनल मैटर्स में भी। लेकिन एक तरफ पे एक और बात होती है, एक आर्टिकल 20 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो ये कहता है कि आप खुद के अगेंस्ट ये एविडेंस बनने पे आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता, विटनेस बनने पे, सेल्फ इंक्रिमिनेशन इसे कहते हैं। फिर एक और कॉन्सेप्ट है जो प्रिवेसी का कॉन्सेप्ट है, तो ये डीएनए टेस्ट जब आपसे फोर्सफुली आपका लिया जाएगा, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट के खिलाफ जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज, दिस कैन बी ऑफ हेल्प एज एविडेंस इन अ क्रिमिनल केस और इम्प्रूविंग। अब देखिए जैसे मैंने बता दिया आपको, मोर एंड मोर कंप्लेंट्स आर सीकिंग। अब देखिए और ज्यादा कंप्लेंट्स जो आ रही हैं वो डीएनए टेस्ट को सब यही चाहते हैं कि एक कंप्लीट आंसर मिल जाता है ना उससे,
ये चीज a senior official associated with the government laboratory estimates such request increasing by around 20% each year। हर साल भर साल 20% से ज्यादा रिक्वेस्ट बढ़ती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली बोला है, देखिए सुप्रीम कोर्ट का भी एक केस सामने आया है, एक विमेन का केस था जिसमें XS यानी कि उन XX ही उनको डिनोट किया गया ताकि उनकी आइडेंटिटी रिवील ना हो, कि जब आप कंपेल करते हैं एक अनविलिंग इंसान को कि आप डीएनए टेस्ट करवाइए अपना, इट इज़ अ वायलेशन ऑफ लिबर्टी एंड राइट टू प्रिवेसी। ओके, तो बेसिकली अब आप डीएनए टेस्ट को इस लाइट में देखेंगे तो आप डिसाइड करिए कि सही है गलत है। इट्स अ डाइसी वॉक। तो यही चीज यहाँ पे बात की गई है। द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डेल्यूजन्स ऑफ राजभवन। देखिए अब गवर्नर का कॉन्सेप्ट क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है, एंड डेफिनेटली यू विल गेट अ क्वेश्चन ऑन इट, देयर इज नो डाउट ऑन माय पार्ट अबाउट इट। पर अब देखिए मैंने आपको फिर दोबारा भी, जैसे मैंने डियर मनी पॉलिसी और चीप मनी पॉलिसी के बारे में बताया, वैसे ही आपको ग्यूबर्नेटोरियल वर्ड के बारे में मैंने बताया हुआ है कि जब भी आप देखें इट इज अ वर्ड एसोसिएटेड विद गवर्नर। ठीक है, ग्यूबर्नेटोरियल अपॉइंटमेंट मतलब गवर्नर की अपॉइंटमेंट, या फिर अब अगर आप देखेंगे ग्यूबर्नेटोरियल मैटर्स, गवर्नर रिलेटेड मैटर्स। ठीक है, तो ये वर्ड है गवर्नर रिलेटेड। तो बेसिकली जब भी आप गवर्नर के बारे में, हमें सारे कंट्रोवर्सीज पता है जो चल रही हैं केरला में, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, हमें पता है गवर्नर का आर्टिकल 163, 164, 163 ये सब क्या कहते हैं, वी नो एवरीथिंग। लेकिन आपको कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट्स, कुछ कुछ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी मेंशन करनी चाहिए, जो हमें बताता है कि बेसिकली प्लेजर सरकार का होता है या प्लेजर गवर्नर का होता है। जो इसमें आप हमेशा मेंशन कीजिएगा शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974 की जजमेंट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली इस केस में क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट एक्सट्रैक्टेड डॉक्टर BR अम्बेडकर की जो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट थी नवंबर 4 1948 में, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब ड्राफ्टिंग चल रही थी, हर एक क्लॉज को क्लॉज बाय क्लॉज बेसिकली डिस्कस किया जा रहा था। तो उन्होंने कहा था देखिए एक होता है प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, अब वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में बेसिकली डिफरेंशिएट करने की बात कर रहे थे BR अम्बेडकर। तो उन्होंने क्या कहा था, देखिए एक होता है US का प्रेसिडेंट जो एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करते हैं। अब देखिए उसको डेफिनेटली कोई भी एडवाइस अगर उनके सेक्रेटरी देते हैं तो ही इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट एनी ऑफ देम वो एडवाइस। ठीक है, लेकिन एक होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, तो उनको यूजुअली जनरली he or she is bound by the advice of his ministers। ठीक है, तो ये डिफरेंस आ गया है ना, वो कुछ भी नहीं कर सकते, जो एडवाइस या एड और एडवाइस उनके मिनिस्टर्स ने उनको दी है, यू कैन नॉट गो अगेंस्ट दैट। फिर एक होता है प्रेसिडेंट ऑफ US, फिर आ गए वो प्रेसिडेंट ऑफ US पे, वो किसी भी सेक्रेटरी को वो डिसमिस कर सकते हैं किसी भी समय। लेकिन एक होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके पास ऐसी कोई पावर नहीं है, क्योंकि एज लॉन्ग एज जो मिनिस्टर्स हैं वो मेजोरिटी कमांड करते हैं पार्लियामेंट में, वो प्लेजर होल्ड करते हैं। गवर्नर का भी अगर आप गवर्नर स्टेट लेवल पे लेके आते हैं और प्रेसिडेंट का भी अगर आप सेंट्रल लेवल पे लेके आते हैं, तो इट इज ऑल अबाउट जो लोगों ने मेजोरिटी के साथ इलेक्ट करके अगर भेजा है एक सरकार को, आप उनके अगेंस्ट, लोग के अगेंस्ट जा रहे हो आप, तो है ना, आप लोगों के अगेंस्ट जा रहे हो ना। देखिए गलत पार्टी सही पार्टी ये लोग डिसाइड करेंगे, है ना। तो ये चीज इन्होंने बोली है यहाँ पे। द गवर्नर्स ऑफिस, अब देखिए गवर्नर का ऑफिस आपको पता है कॉलोनियल ओरिजिन है, क्योंकि गवर्नर जनरल किस तरह के गलत हमारे परसेप्शंस हैं गवर्नर जनरल के कॉन्सेप्ट को लेके ब्रिटिश एरा का, वो आपको पता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसने बेसिकली गवर्नर को किसके नीचे रखा, किसकी सुपरविजन के अंडर रखा, गवर्नर जनरल। ठीक है, Subsequently promulgated Government of India Act 1935, of course इसको इन्फोर्स किया गया था 1937 से। इस एक्ट के तहत भी क्या हुआ, गवर्नर ऑफ कोर्स वाज टू एक्ट बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट एड और एडवाइस देंगी गवर्नर्स को, उनके हिसाब से काम करना है। लेकिन गवर्नर्स ने आपको पता है बहुत गलत तरह का काम किया है, गवर्नर जनरल वगैरह का किस तरह की हाई हैंडेडनेस उन्होंने दिखाई। तो बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब इनके बारे में बातें चल रही थी तो काफ़ी डेंजर था, अगर इस पोस्ट को रिटेन किया गया इंडिपेंडेंट इंडिया में तो ये दोबारा से उस तरह की स्थिति ना देखनी पड़े। सेंटर के यानी कि ब्रिटिश एरा जो उस समय करा करता था सेंटर पे, उस तरह के एजेंट्स होते थे वो आज भी सेंटर के एजेंट बन के ना रह जाए। तो HV कमांड जो एक मेंबर थे उन्होंने कहा था कि
इफ देयर वाज आस्क्ड, उन्होंने पूछा था कि क्या गारंटी है कोई अब्यूज ऑफ पावर जो कर सकते हैं गवर्नर उसके खिलाफ, तो इमीडिएट रिएक्शन पीएस देशमुख जो एक और मेंबर थे उन्होंने कहा था देखिए हाँ बिल्कुल ये गारंटी है, गवर्नर जो इंसान बनाएंगे वो वाइस इंसान ही होना चाहिए, कोई भी ऐरा गरा इंसान गवर्नर नहीं बनाएंगे, तो उनकी विजडम एक गारंटी है कि वो कुछ करेंगे नहीं, अपनी पावर का अब्यूज ही नहीं करेंगे। दूसरी गारंटी ये है जो जिस अथॉरिटी ने उनको अपॉइंट किया है उनकी विजडम, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो सबसे ज्यादा वाइसेस्ट पर्सन होते हैं हमारी कंट्री के, तो ये गारंटी है। बट दिस रोमांटिसिज्म, ये तो रोमांटिसिज्म आइडियलिज्म था उस समय में, अब तो पॉलिटिक्स क्या बन गई है, जो उस समय के लोग उस समय की धारणाएं वो क्या है इस समय पे, है ना, तो अप्लाई भी नहीं कर सकते। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के इस गवर्नर के पोस्ट को एक जुडिशियल रियलिज्म का जो माध्यम है, प्रैग्मेटिज्म का रूप किसने दिया था, शमशेर सिंह वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो ये जजमेंट थी, जो आपको ये मेंशन जरूर करनी है हमेशा। असम पुलिस टोल्ड टू कीप अ वॉच ऑन फॉरेन प्रीचर्स। देखिए असम में बहुत कुछ चल रहा है, आपको पता है असम में अभी मियां मुस्लिम के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, तो वैसे ही असम ने अपने सारे सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ पुलिस एसपीज को बोल दिया हर एक डिस्ट्रिक्ट के कि बेसिकली आप क्या करें, कोई भी फॉरेनर्स यहाँ पे आते तो हैं टूरिस्ट वीजा पे, लेकिन यहाँ पे अपना रिलीजन प्रोपोगेट करने लग पड़ते हैं या फिर प्रीच करने लग पड़ते हैं, तो वो इट गोज अगेंस्ट इट, ठीक है। मिशनरी वीजा अलग होता है और टूरिस्ट वीजा अलग होता है। तो इन्होंने बेसिकली कुछ 27 फॉरेन नेशनल्स, जिसमें से 17 बांग्लादेशी थे, 10 यूरोपियंस थे, उनको वापस डिपोर्ट कर दिया है पिछले 1 महीने में। तो इन्होंने बोला अब देखिए इन पे एलिगेशंस थी, फिर आप तो असम का जो टूरिज्म है उसको आप खराब कर दोगे ये सब कर करके, तो उन्होंने बोला नहीं हम तो बहुत अच्छे हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री तो बिल्कुल इफेक्ट नहीं होगी, वी आर वेरी नाइस टू फॉरेनर्स हु कम टू आवर स्टेट एंड स्टे हियर, है ना। तो कुछ कुछ 2-4% ऐसे केस निकल आते हैं जो इस तरह के कामों में इंडल्ज हो जाते हैं, एंड वी कैन नॉट टॉलरेट दैट। तो उन्होंने $500 का फाइन भी लगाया इनके ऊपर, क्योंकि कुछों ने क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस को वो किया, मेंबर बनना चूज किया, और कईयों ने इस्लामिक एक ऑर्गेनाइजेशन की। इलेक्शन कमीशन 2-day इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बिगिंस टुडे। इलेक्शन कमीशन देखिए हम तो वैसे 1-2 दिन में डिस्कस करेंगे कि क्या उभर के आता है इस बेसिकली कॉन्फ्रेंस से, पर हम देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन होस्ट कर रही है 2 दिन की एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, कि क्या होगा रोल, फ्रेमवर्क एंड कैपेसिटी ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज इन द नेशनल कैपिटल, दिल्ली में होगा बेसिकली मंडे को स्टार्ट, यानी कि आज से ही स्टार्ट होगा। अब ये जो कॉन्फ्रेंस है इट विल बी इनॉग्रेटेड बाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है हमारे राजीव कुमार। अब देखिए एज द लीड फॉर द कोहॉर्ट ऑन इलेक्शन इंटीग्रिटी which was established following the summit for democracy held in December, the commission said it had taken a collaborative approach and invited Greece, Mauritius and International Foundation for Electoral Systems to be co-leads, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 जो है, 2 तो कंट्रीज हो गई, एक ऑर्गेनाइजेशन जो को लीड्स की तरह काम करेंगे। द कमीशन हैज आल्सो इनवाइटेड द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे आप जरूर कुछ आता है जब भी इलेक्शन कमीशन यहाँ इनके मीटिंग्स को होल्ड करते हैं, तो ये बहुत अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इलेक्टोरल एंड गवर्नमेंटल काउंटर पार्ट, ये भी देखेंगे, देखिए जो भी आएगा इससे उभर के वो हम डिस्कस करेंगे, अभी तो कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग मच टू बी वेरी कॉशियस अबाउट हियर। Alright, J&K Pride of India, time for its youth to take advantage of new possibilities। देखिए अगर आपको एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन कैसे जम्मू कश्मीर ने अगस्त 5 2019 से अभी तक क्या उसकी पाथ रही है, डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरी रही है, उस पर क्वेश्चन आ जाए तो हैरान मत होइएगा, ये हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जम्मू कश्मीर में देखिए क्या हुआ है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि जम्मू कश्मीर हर एक इंडियन का गर्व है, प्राइड है ना, हर एक इंडियन का, तभी तो हम पैराडाइज कहते हैं कश्मीर को अगर हम स्पेसिफिकली देखें। और जम्मू में तो काफ़ी लोगों का लगाव है, स्पेशली कुछ कम्युनिटीज़ ऑफ कोर्स बहुत मानती हैं वहाँ पे, है ना, जो रिलीजियस टूरिज्म भी प्रमोट करने लगे हैं अब जम्मू में काफ़ी, तो ये सब कुछ, ठीक है। तो अब आपको पता है यहाँ पे क्या लिखा है कि जो स्पेशली देखिए हम तो हर एक इंडियन का प्राइड है जम्मू कश्मीर, और साथ ही साथ में जम्मू कश्मीर के प्राइड का रीज़न ये है वहाँ का यूथ, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिंक तो वही है ना, उनकी सबसे स्ट्रेंथ ये है। अब उनको नई पॉसिबिलिटीज जो मिल रही हैं उसको ग्रास्प करना चाहिए। क्यों बोला इन्होंने, क्योंकि जम्मू कश्मीर रोजगार मेला वहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है, तो ये इन्होंने बोला है। और 2047 तक बेसिकली हमें एक डेवलप्ड नेशन बनना है जिसमें ऑफ कोर्स जम्मू कश्मीर कैन प्ले इट्स रोल। ये सब कुछ देखिए एम्स बनने वाला है वहाँ पे, बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा है। तो आप रोजगार मेला का एग्जाम्पल लिखिए, कैसे बहुत सारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने के लिए, वो सब आप लिख सकते हैं, ठीक है। किस तरह से स्कूल्स इतने ज़्यादा खुले हैं, आप जो LG हैं वहाँ के मनोज सिन्हा जी, उनकी जो स्टेटमेंट्स आती हैं आप प्लीज़ उनको देखा करिए, ठीक है।
CAA is a benign piece of legislation, होम मिनिस्ट्री टेल्स सुप्रीम कोर्ट। तो बेसिकली आपको पता है आज अब इसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी। कुछ सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस पूछेगी, कुछ होम मिनिस्ट्री आंसर्स देगी, फिर कुछ ऑपोजिशन आंसर्स देगी, है ना, जिसने भी पिटिशन डाली है। बेसिकली इतने लोगों ने पिटिशन डाली है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 220 पिटिशंस हैं जो चैलेंज कर रही हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को 2019 के। तो अक्टूबर 31 से बेसिकली इसको कम्प्लीटली हियरिंग देना स्टार्ट किया जा रहा है आज से। तो बेसिकली देखिए सरकार का इस पे क्या जस्टिफिकेशन है। ये तो बहुत अच्छा पीस ऑफ लेजिस्लेशन है, क्योंकि हम बेसिकली उन 6 रिलीजियस कम्युनिटीज को जो एक्सक्लूड करता है मुस्लिम्स को, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में माइनॉरिटीज हैं, सिख्स है ना, बुद्धिस्ट, हिंदूज है ना, जो भी परसिक्यूशन अपनी कंट्रीज में देख रहे हैं, फिर उनको पनाह दे रहे हैं, नेचुरलाइज्ड सिटीजनशिप देंगे, जो कुछ सालों बाद वो यहाँ पे सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फिर उन्हें मिल जाएगी। इट इज़ गुड ओनली, है ना। तो ये चीज़ इंडिया नाउ एनेबल्स लो कॉस्ट प्रोडक्शन हाई आउटपुट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आज या कल, आज तो नहीं मे बी कल वीडियो अपलोड कर दूंगी इकोनॉमी की जो सितंबर की, देखिए उसको प्लीज़ मत मिस करिएगा। वो बहुत मुश्किल है इस बार की इकोनॉमी की जो कंटेंट है विजन आईएएस का, और काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है उसका। तो उसको मैं बहुत ईजी मैनर में सब कुछ समझाऊंगी। तो उसी में एक हाउ टू मेक इंडिया अ मैन्युफैक्चरिंग हब, तो उसमें आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं C295 का। तो फाइनली यही हुआ है। मेक इन इंडिया का सिर्फ मेक इन इंडिया पर्सपेक्टिव नहीं है, मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द ग्लोब। आप यहाँ तो बनाए ही जो बना रहे हैं खुद के लिए, लेकिन फिर उसको एक्सपोर्ट करना भी शुरू करें एक टाइम के बाद। और यही बेसिकली हम देखने वाले हैं। आपको पता है टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के बीच में जो वडोदरा में ये मैन्युफैक्चरिंग वो लिखा है, प्रॉपर असेंबली यहाँ पे होगी, लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं लेकिन हाई इनपुट होता है। सब कुछ हम C295 के बारे में देख चुके हैं। सो दैट इज ऑफ कोर्स नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, नाउ दिस इज द लास्ट आर्टिकल। यहाँ पे भी हम कल या परसों में डिस्कस करेंगे फाइनली क्या इमर्ज होके आता है, लूला और बोल्सोनारो, ब्राजील वोट्स इन टेंस शोडाउन। तो देखिए आपको पता है एक बार इन दोनों के बीच में इलेक्शन हो चुका है, लेकिन कुछ डिसाइसिव नहीं आया। तो फिर कुछ डिसाइसिव वोट अगर नहीं आया, कोई मेजोरिटी एक बंदे को नहीं मिली, एक लूला है ना, और एक तरफ है बोल्सोनारो जो काफ़ी टाइम से यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, जो काफ़ी राइटिस्ट हैं। आपको पता है ट्रम्प के बहुत अच्छे दोस्त थे, जिनकी वजह से इतनी सारी आग लग गई थी अमेजन फॉरेस्ट में। उन्होंने कुछ नहीं किया था, उसके बारे में कितना क्रिटिसिज्म मिलता है इनको पूरी संसार की गवर्नमेंट्स द्वारा। एक तरफ ये हैं, एक तरफ एक लेफ्टिस्ट कैंडिडेट हैं लूला दा सिल्वा। तो हम देखते हैं फाइनली कैसे वोट होती है फार राइट इनकम्बेंट जेयर बोल्सोनारो और उनके लेफ्टिस्ट आर्क राइवल लूला दा सिल्वा के बीच में। ठीक है, so let's see what exactly happens. Okay, so thank you so much.